नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के खुलासे से बीजेपी में मचे हड़कंप की, शरद पवार के बयान पर सियासी घमासान की, बात करेंगे सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी के ट्रेंड की, आईटी नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आई मोदी सरकार की, और जानेंगे किस राज्य में हो रहा है अमूल कंपनी का विरोध, क्यों कर्नाटक में बैकफुट पर है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सीजीआई चंद्रचूड़ के मोदी सरकार पर दिए बड़े बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेक इन इंडिया के तहत देश में बनेंगे 7 टेक्सटाइल प्लांट। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे प्लांट। 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला नहीं हुआ खत्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से निकाय चुनावों के आरक्षण की मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में सीबीआई ने कोचर दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट की दायर। 3,250 करोड़ रुपए के लोन का है मामला। असम के तेज एयरफोर्स स्टेशन में पायलट की ड्रेस में द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई जेट से भरी उड़ान। प्रतिभा पाटिल के बाद उड़ान भरने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार धावा बोला। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर साझा की है, जिसमें राहुल ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। तो ऐसा क्या कह गए राहुल गांधी जिससे बीजेपी में मच गई है खलबली? देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अडानी की बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ के निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि अडानी की कंपनियों में बेनामी पैसा किसका है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंता बिस्व शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा है। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने जो ट्वीट किया है उसमें उन नेताओं पर भी निशाना साधा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राहुल ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया है और कहा है, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ जो तस्वीर शेयर की है उसमें अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आजाद, बी अक्षर के साथ सिंधिया, ए के साथ किरण रेड्डी, एन के साथ हिमंता बिस्व शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा है। कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी राहुल पर पलटवार किया है। अनिल एंटनी ने कहा कि मैंने ट्वीट देखा है, आजकल राहुल गांधी सीनियर लीडर्स जैसी बातें नहीं कर रहे हैं। अनिल एंटनी के इस बयान से साफ है कि राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल ने अडानी मुद्दे पर सवाल पूछा हो। वो लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल के इन सवालों पर मोदी सरकार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। राहुल गांधी के इस खुलासे से बीजेपी परेशान है। इधर शरद पवार ने भी अडानी मुद्दे और कर्नाटक को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे हर कोई हैरान दिख रहा है। तो ऐसा क्या कह गए एनसीपी प्रमुख जिस पर मचा है सियासी घमासान? देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी के विषय पर जांच के लिए जेपीसी बनाने को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। इसके बाद विरोधी पक्ष की पार्टियों में एकता या फिर दरार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग ही जेपीसी गठन को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इन सब का जवाब खुद एनसीपी चीफ शरद पवार ने दे दिया है। शरद पवार ने बताया है कि मैंने जो इंटरव्यू दिया वो अडानी के बारे में नहीं था। उसमें मुझसे अडानी के विषय में भी प्रश्न पूछे गए थे और मैंने उनके उत्तर दिए। दरअसल अडानी मामले में जेपीसी के गठन के सवाल पर शरद पवार ने कहा था कि जेपीसी गठन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार के प्रतिनिधियों का वर्चस्व होगा। ऐसे में ये फैसला बीजेपी के पक्ष में होगा। इससे अच्छा होगा कि जांच सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेट की हुई 5 सदस्यों की टीम से हो। इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अडानी मुद्दे पर पवार के बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये शरद पवार की निजी राय है, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि पीएम अडानी मामले पर जांच से क्यों डर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं छिपाया जा रहा, तो वे संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों डरते हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा
इस बयान से साल 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता पर कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होकर किसी मुद्दे पर फैसला लेता है तो सभी विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को उसके प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए। शरद पवार ने एक बात तो साफ कर दी है कि जेपीसी की मांग या जांच सरकार के हित में होगी, लेकिन फिर भी सरकार इस मांग से डर रही है। अडानी मुद्दे पर फंसी बीजेपी को शरद पवार ने बड़ा मुद्दा थमा दिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता कायम रहेगी। इधर सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के खिलाफ फिर से गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी की सांसदीय मुद्दे पर भी तमिलनाडु में पीएम मोदी को विरोध का सामना करना पड़ा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, एक ही नारा गूंज रहा है, गो बैक मोदी। दरअसल पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर थे और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही विरोध की आवाजें आने लगी। उनके विरोध की तस्वीरें सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रही थी। आज दिन भर ट्विटर पर गो बैक मोदी ट्रेंड करता रहा। इससे पहले भी जब पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों के दौरे पर गए हैं तो हर बार सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड होता रहा है। इसके साथ ही आज कांग्रेस और दूसरे संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे, हाथों में पोस्टर लिए लोगों ने गो बैक मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने हैदराबाद के सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे। इसके बाद बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की परिवारवादी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि परिवारवाद होता है वहीं भ्रष्टाचार पनपता है। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले मुट्ठी भर लोग इस बात की संभावना तलाश रहे हैं। पीएम तेलंगाना के बाद तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर बने नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। उसके बाद चेन्नई स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का विरोध किया। पीएम मोदी के इस विरोध ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता तो विपक्ष ने भी आईटी नियमों में हो रहे बदलाव को लेकर सरकार की बढ़ा दी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के लाए जाने वाले आईटी नियम संशोधन बिल की आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की माने तो इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी कंट्रोल करता है। अब आईटी नियम से मोदी सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाजों को दबाने का काम करेगी। कांग्रेस के साथ विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी आईटी नियम को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी के संशोधित नियमों के फैक्ट चेक प्रावधानों को लेकर हमला झेल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को आलोचनाओं को जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। तो वहीं पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी आईटी नियमों में बदलाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी नियंत्रित करता है। अब इस नियम की वजह से सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाजों को दबाने का काम करेगी। जब पहले से ही इस देश की मीडिया को पीएमओ का चपरासी अपने व्हाट्सएप से चलाता है, उस दौर में अल्टरनेट मीडिया पर ही स्वतंत्र खबरें आती हैं, लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर भी उनको असहज करने वाली खबरें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर चलाने की कोशिश करेगी। पूर्व आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने आईटी संशोधन नियमों के फैक्ट चेक प्रावधानों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, अब सरकार तय करेगी कि क्या फर्जी है और क्या नहीं। और अमित शाह जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित नियमों पर सख्त ऐतराज जताया है। येचुरी के अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सूचना प्रौद्योगिकी के संशोधित नियमों को सरकार की आलोचनात्मक खबरों को प्रतिबंधित करने का नया तरीका बताया। आपको बता दें कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए एक इकाई अधिसूचित करने का फैसला किया है। यह संगठन ऑनलाइन मंचों पर डाली गई सभी सूचनाओं के तथ्यों की जांच करेगा, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इधर कर्नाटक में भी बीजेपी की हालत खराब है। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तक नहीं कर पाई, क्योंकि बड़े नेता या तो चुनाव से किनारा कर रहे हैं या फिर पार्टी ही छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है। तमिलनाडु में दही को लेकर चल रहा विवाद थमा भी नहीं कि अब कर्नाटक में दूध पर विवाद शुरू हो गया है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में गुजरात डेयरी का प्रोडक्ट अमूल ने एंट्री मार ली है, जिस कारण से स्थानीय दूध कारोबारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में FSSAI ने आदेश दिया था कि हर राज्य में दही के पैकेज पर बड़े अक्षरों में दही लिखा जाएगा, लेकिन इसका तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध हुआ था। राज्य पर हिंदी थोपने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए थे और अब विधानसभा चुनावों के बीच कर्नाटक में दूध मुद्दा बन गया है। कर्नाटक में अमूल की एंट्री को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। आम जनता का भी कांग्रेस को साथ मिल रहा है और राज्य में अमूल ब्रांड के बहिष्कार को समर्थन मिलता दिख रहा है। राज्य के लोग स्थानीय डेयरी प्रोडक्ट नंदनी का समर्थन कर रहे हैं। अमूल बनाम नंदनी की जंग तब से तेज है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कर्नाटक के दौरे पर दोनों संगठनों के बीच सहयोग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदनी कर्नाटक के हर गांव में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे और अगले 3 वर्षों में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राथमिक डेयरी स्थापित नहीं की गई हो। अब अमूल की एंट्री से कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। लोग सोशल मीडिया पर भी #SaveNandani और #बैन अमूल के जरिए अमूल को दक्षिण में बंद करने और नंदनी की पहचान बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि नंदनी KMF कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण भारत में दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। काफी सालों से दूध का कारोबार दक्षिण भारत में जमा हुआ है। कई लोगों का विश्वास नंदनी दुग्ध उत्पादों पर है, लेकिन अब अमूल के आने के बाद ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार से सावधान रहो, ये कन्नड़ियों की सभी संपत्तियों को बेच देंगे। हमारे बैंकों को नष्ट करने के बाद वो अब नंदनी KMF हमारे किसानों द्वारा निर्मित एक ब्रांड को नष्ट करने के लिए दृढ़ हैं। पिछले कुछ दिनों में खुदरा क्षेत्र में नंदनी दूध और दही की आपूर्ति कम थी और अब अमूल चालाकी से बाजार में प्रवेश कर रहा है। अमूल के विरोध के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने मुद्दों को अब पूरी ताकत से उठाने की तैयारी में है। कर्नाटक में अमूल के विरोध ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, तो वहीं टिकट बंटवारे से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में अपना एकमात्र किला बचाने के लिए बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है, लेकिन टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी में बने हालात उसकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। टिकटों को लेकर बीजेपी में जंग छिड़ गई है। अब बीजेपी के पूर्व CM BS येदियुरप्पा को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इस बीच दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर शब्दों के बाण चला रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव में एक करीब महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दोनों मुख्य पार्टियों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 166 और जनता दल सेक्युलर ने 93 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसकी बड़ी वजह पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर मचा घमासान है। टिकट बंटवारे का ज्यादा दारोमदार बीजेपी के पूर्व CM BS येदियुरप्पा पर है, लेकिन अब उन्हें भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वैसे येदियुरप्पा कह चुके हैं कि मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनके इस आश्वासन के बाद भी बीजेपी में टिकटों को लेकर मारामारी बची हुई है। इस बीच राज्य में अपने प्रत्याशियों को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बीजेपी का केंद्र नेतृत्व उम्मीदवारों का फैसला करेगा और राज्य इकाई नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी। उन्होंने कहा कि हम 8 या 9 अप्रैल को बैठक करेंगे और जाहिर तौर पर 10 अप्रैल को टिकट बांट दिए जाएंगे। हमने लगातार 3 दिनों तक बैठक की और नेताओं पार्टी कार्यकर्ताओं की राय ली है। अंतिम सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 नामों को मंजूरी दी गई है। अब CM मुंबई पार्टी में मचे घमासान को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो ये है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, जिससे बीजेपी में बगावत की आहट साफ सुनाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की हैं, लेकिन बीजेपी अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती है तो पिछड़े वर्ग की सूची से धार्मिक अल्पसंख्यकों को हटाने के बीजेपी सरकार के फैसलों को बदल देगी, जिसके तहत उन्हें 4% आरक्षण मिला था। कर्नाटक में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है। और बुलेटिन के आखिर में बात CGI DY चंद्रचूड़ के बयान की। सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तो विवाद पहले से ही चल रहा था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर भी मोदी सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे थे। केंद्रीय कानून मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ पूर्व जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, लेकिन अब कानून मंत्री की बात का CGI ने करारा जवाब दिया है।
पिछले महीने एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा बन गए हैं। कानून मंत्री के इस बयान का जमकर विरोध हुआ था। संसद में भी इसे लेकर उनसे सवाल किया गया था कि कानून मंत्री की सूचना का स्रोत क्या है, लेकिन कानून मंत्री ने हर सवाल के जवाब में कहा कुछ नहीं। रिजिजू के चलते पहले ही पूरी सरकार बैकफुट पर थी और अब सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने भी कानून मंत्री को करारा जवाब दिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जयंती समारोह में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, लेकिन न्यायिक पक्ष पर नागरिकों का विश्वास न्यायिक स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ में निहित है। न्यायिक संस्था की वैधता हमारे नागरिकों के विश्वास पर निर्भर करती है और ये विश्वास केवल एक कारक से निर्धारित किया जाता है कि क्या हम संकट और आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए पहली और आखिरी पसंद बनते हैं। सीजेआई ने कानून मंत्री के सामने कह दिया कि देश की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा न्यायपालिका पर है। सीजेआई के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है और इसे टकराव नहीं कहा जाना चाहिए। कुछ लोग भारत की प्रगति नहीं देखना चाहते और इसलिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।